मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की क्लास राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी कांस्टेबल भाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम पूरा का पूरा कांस्टेबल का अपना पेपर है वो सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे राजस्थान के 45% राजस्थान जीके के हूबहू आपके पेपर पर आधारित। सेकंड पार्ट में इसी क्लास में हम कवर करेंगे 10% महिला व बाल अपराध के। उसके बाद में हम कवर करेंगे 30% कंप्यूटर के और 35% इंडिया जीके और साइंस के। तो सभी साथी क्लास को पूरा जरूर देखें। हूबहू यहाँ पर कांस्टेबल एग्जाम का मॉडल पेपर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं। स्वागत है सभी साथियों का। गुड इवनिंग जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। और आपको बता दूं कि हमने कंप्यूटर की यहाँ पर मैराथन क्लास ले ली है, जिसमें पूरा हमने कंप्यूटर कवर करवा दिया है। उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसने नहीं देखी वो तो देख लेना। 5 घंटे की क्लास है कंप्यूटर की, जिसमें टॉप 1500% हमने पूरे के पूरा सुपड़ा साफ कर दिया है। तो आप जाकर देख सकते हैं उस मैराथन क्लास को और आनंद आप उठा सकते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, संत एवं जाति का कौन सा युग्म असंगत दे रखा है? कबीर, जुल्हा, धनजी जाट, पीपा मीणा, रेदास रेगर। कहने का मतलब क्या है, एक तरफ आपको संत दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी जाति दे रखी है। धनजी कौन थे? धनजी जाट थे। कबीर कौन थे? बिल्कुल जुल्हा। रेदास रेदार रेगर जाति के थे। और संत यहाँ पर पीपा मीणा जाति के नहीं थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जो यहाँ पर असंगत है। तो यहाँ पर संत जो पीपा है ये किस जाति के थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सेकंड प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। अंता गैस परियोजना को गैस आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? अंता जो गैस परियोजना है इसको गैस की आपूर्ति कौन करता है? HBJ पाइपलाइन द्वारा, जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन, विजयपुर कोटा गैस पाइपलाइन और सलाया मथुरा गैस पाइपलाइन। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं HBJ पाइपलाइन के द्वारा, ए आपका राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी जो राजस्थान RS एग्जाम की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है नेक्स्ट आगामी एग्जाम की, तो कल से 5 जनवरी पर अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नया बैच यहाँ पर RS का स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल पूरी अनुभवी टीम के द्वारा आपको RS की तैयारी करवाई जाएगी। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधा आपको इसमें उपलब्ध मिलेगी। राजपाल 10 कोड का यूज करने पर आपको 10% का इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और RS की शानदार आप तैयारी करें। प्रश्न आपके सामने है कि भाटी वंश प्रशस्ति की रचना किसने की? भाटी वंश प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? पंडित मधुबन व्यास, बी है कुंभकर्ण सांधु, सी है महारावल अमर सिंह, डी है पंडित हर्षचंद व्यास। जिस विद्यार्थी को राइट आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट जरूर करें। बिल्कुल कमेंट कर दे भाई, कमेंट कर दें जिस विद्यार्थी को आंसर आ रहा है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पंडित मधुबन व्यास। महारावल अमर सिंह के समय संस्कृत में लिखे गए इस ग्रंथ में भाटियों के इतिहास का अच्छा वर्णन मिलता है। जो अपना भाटी वंश है, इस भाटी वंश का इतिहास आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल पंचपदरा, डीडवाना, सांबर या जयपुर। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, डीडवाना। ये डीडवाना कहाँ पर है? खारे पानी की झील है डीडवाना झील। बिल्कुल नागौर जिले में है, नागौर जिले में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट की बैठकों में एजेंडा कौन तैयार करता है? मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान का राज्यपाल या मुख्यमंत्री। कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें एजेंडा तैयार कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आंसर बताएं। देखें, राजस्थान में मंत्रिमंडलीय सचिव का कार्य मुख्य सचिव ही करता है। अतः इसकी बैठक जो भी होती है वह मुख्यमंत्री की सलाह से तैयार करता है। और वहीं बैठक में मिनट भी लिखता है कि बैठक कितने मिनट की होगी, टाइम लिखता है। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, मुख्य सचिव। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य सचिव ही तैयार करता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव की, मुख्यमंत्री करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? बिल्कुल
जीतमल पुरोहित, सुमनेश जोशी, सागरमल गोपा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर रियासत से है। इनको जेल में जिंदा जला दिया। गुंडाराज पुस्तक लिखी। जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम स्वतंत्र सेनानी कौन थे? जीतमल पुरोहित। जो विद्यार्थी ए आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। नीचे कमेंट करें और प्रत्येक टॉपिक को आप लिखते जाएं। जैसे हम प्रश्न करेंगे यहाँ पर 45% राजस्थान पुलिस में आएंगे, राजस्थान जीके के, जिसमें 5% करंट जीके के भी शामिल है। तो 45 में से जीके के कितने आपके राइट होते हैं वो आप बताना बाद में कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। दूरशाह आड़ा किस शासक के दरबारी कवि थे? महाराजा जसवंत सिंह, अकबर, हुमायूं, महाराणा राज सिंह। दूरशाह आड़ा किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर बताएं। दूरशाह आड़ा का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? बिल्कुल विरुद्ध, छतरी, कीर्तार, बावनो, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबर। दूरशाह आड़ा किस शासक के दरबारी कवि थे? आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल बी आपका राइट आंसर आ चुका है, अकबर। बी जो विद्यार्थी अकबर बता रहे हैं सभी का राइट है। निम्न में से कौन हाड़ौती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? पंडित नैनूराम शर्मा, बाबा नरसिंहदास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, कुंवरदीप सिंह। तो हाड़ौती के प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी थे पंडित बिल्कुल नैनूराम शर्मा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में तन्नोट माता का मंदिर किसने बनवाया? महारावल गज सिंह ने। जैसलमेर में है तन्नोट माता का मंदिर। जवाहर सिंह। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? भाटी हरवंश राव, भाटी तणुराव। बिल्कुल 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। ध्यान रखना कौन सी शताब्दी में, एक बार जगह में सीधा पूछा जाता है। यह 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी पूजा अर्चना जैसलमेर घराने की ओर से ही की जाती है। बिल्कुल तणुराव ने। किसने? भाटी तणुराव ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? आरएफसी, राजसिको, रिको, उद्योग निदेशालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राजसिको। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं सभी का राइट है। ये योजना जो राजसिको है ये राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग विकास हेतु एक संस्था बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृहों की स्थापना कहां पर की जाएगी? सूरतगढ़, छबड़ा, काली सिंध या उपयुक्त सभी? सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह की स्थापना कहां पर की जाएगी? बिल्कुल उपरोक्त सभी। डी राइट आंसर बता रहे हैं कोई बहुत सारे विद्यार्थी। भाई एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। सूरतगढ़, छबड़ा, काली सिंध यहाँ सभी पर बिल्कुल राइट आंसर है डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इन सभी जगहों पर कितनी मेगावाट की 660 मेगावाट की इकाइयां लगाई जाएगी। 660 मेगावाट की। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? भोजराज, मूलराज प्रथम, हरिराय, जयचंद। ये तो बिल्कुल बेसिक है, सभी का राइट होना ही चाहिए। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था जयचंद गढ़वाल। कौन था? जयचंद गढ़वाल। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? करणीदान, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रशेखर या नयन चंद्र सूरी? हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। आपका डी यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खिंचीरी वसनिका के लेखक कौन है? अचलदास खिंची, शिवदास गाडण, नरपति नाहले या पद्मनाभ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अचलदास खिंचीरी वसनिका के लेखक का नाम पूछा गया है लाडलू। देखिए आंसर दे देंगे फटाक से। बिल्कुल शिवदास गाडण।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, भिखारियों को आवास के साथ रोजगार देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? ये करंट जीके से रिलेटेड प्रश्न है। भिखारियों को आवास की रहने की व्यवस्था की जाएगी और साथ में रोजगार भी दिया जाएगा। कौन सी योजना चलाई गई है? स्वाभिमान, स्वावलंबन, संबल योजना, पालनहार योजना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है बहुत सारे लाडलों का। एक नंबर बिल्कुल स्वाभिमान योजना, ये आपका राइट हो जाएगा। ये योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई योजना है। अगला प्रश्न करो गुरुजी। बिल्कुल अगला प्रश्न आ चुका है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित परमाणु विद्युत परियोजना कौन सी है? चुटका मध्य प्रदेश, मही बांसवाड़ा राजस्थान, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश, छाया मीठी विरडी भावनगर गुजरात। कौन सा कूट यहां पर सुमेलित है? राइट आंसर बताएं देखे लाडलू। बिल्कुल सभी यहां पर राइट आंसर है, सभी यहां पर करेक्ट है। डी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी। अगला प्रश्न है, लूणी सर राजस्थान पुलिस का एग्जाम कब होगा? फरवरी में होगा। संभावित तिथि है फरवरी। फिर देखते हैं फरवरी में आगे किसक जाए तो आपका रिवीजन और हो जाएगा, लेकिन होने की संभावना पूरी बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि अगली वैकेंसी नवंबर में आ रही है वापस। लूणी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बेराट, नोहो, बालाथल या तिलवाड़ा? तिलवाड़ा, बालाथल, नोहो, बेराट। बेराट कहाँ पर है? जयपुर में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा डी राइट आंसर है, लूणी नदी के किनारे है। और तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है रे? बाड़मेर में। डी राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के कौन से संभाग में राज्य की लगभग 1/4 आबादी रहती है? इतने साथी लाइव जुड़ चुके हैं लेकिन अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं, इतने कंजूस इंसान हो आप। एक बार लाइक जरूर कर दें ताकि हमारा भी थोड़ा हौसला बुलंद हो सके। राजस्थान के कौन से संभाग में राज्य की लगभग 1/4 आबादी रहती है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या कोटा? किस संभाग में रहती है सर्वाधिक आबादी? बिल्कुल जयपुर में है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है, वैश्यों का मंदिर किसे कहते हैं? नेमिनाथ मंदिर रणकपुर पाली, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, वरकाना जैन मंदिर, नारलाई का जैन मंदिर। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा, नेमिनाथ का मंदिर रणकपुर पाली। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेमिनाथ का मंदिर कहां पर है? रणकपुर में है। इसे वैश्यों का मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, नन्ही कली योजना का संबंध किससे है? महिला और बाल विकास विभाग से, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग। नन्ही कली योजना का संबंध किसे है? बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा विभाग से है। उदयपुर जिले के सभी राजकीय विद्यालयों और पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8वीं तक जो भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति की जो बालिका है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की, बिल्कुल उदयपुर जिले की जितनी भी अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं हैं उनको 1800 रुपये की शैक्षणिक सहायता देने की ये योजना, बिल्कुल ये योजना है। कितनी रुपए सहायता दी जाती है? 1800 रुपये बच्चों को दी जाती है कक्षा 1 से 8 तक के। 2006-7 में इस योजना को शुरू किया गया। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इस योजना के बारे में। अगला प्रश्न क्या है कि 1901 और 2011 के 110 वर्षों की अवधि में राज्य की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 1901 से लेकर 2011 तक ये पूछा गया आंकड़ा, कितनी जनसंख्या में वृद्धि पाई गई है? बिल्कुल आंसर बताएं देखें। 1901 में राज्य की जनसंख्या मात्र कितनी करोड़ थी? 1.029 करोड़ थी। और 2011 में कितनी हो गई है? 6.85 करोड़ हो गई है वर्तमान में। कितनी बढ़ गई है? कितना परसेंट जनसंख्या बढ़ गई है? 566% बढ़ गई है। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरएस लेवल का प्रश्न है, बहुत ही गजब का। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युग्म असंगत है? योजना सहायता देने वाली एजेंसी। डीपीपी में कौन सी बैंक सहायता देती है? सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान,
अभियान है जो अपना मिड डे मील जो स्कूल में खाना वगैरह देते हैं, और गुरु मित्र, कौन सी एजेंसी किसका किससे संबंध है, ये कूट आपको मिलान करना है। यानी यहाँ पर असंगत कौन सा है, गलत कौन सा दे रखा है। आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा रे, सर्वे शिक्षा अभियान। ये बाकी तो सारे राइट है, लेकिन सर्वे शिक्षा जो अभियान है ये स्वीडन की सहायता से नहीं चलाया जा रहा है। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल जो अपनी केंद्र सरकार है, जो अपनी केंद्र सरकार है इसके द्वारा चलाया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान, बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उदयपुर की फतेह सागर झील को सन 1889 से पूर्व क्या कहा जाता था। 1889 से पहले उदयपुर की फतेह सागर झील को किस नाम से जाना जाता, जयसागर, आहड़ तालाब, देवाली तालाब या कैनोट लेक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है रे, बिल्कुल देवाली तालाब के नाम से जानते थे। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि केरल का लिंगानुपात डूंगरपुर के लिंगानुपात से कितना अधिक है। डूंगरपुर के लिंगानुपात से 101, 91, 90, 98। तो राइट आंसर बिल्कुल केरल का लिंगानुपात है कितना, केरल का गुरुजी लिंगानुपात 1084 है। यहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा 84 महिलाएं ज़्यादा है। अरे महिला 1000 है, पुरुष 1000 है, लेकिन महिलाएं 1084 है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं हैं। राजस्थान का कितना है लिंगानुपात बताओ देगा, 928, और भारत का कितना है 943। बिल्कुल केरल का है 1084, और डूंगरपुर का कितना है, फिर डूंगरपुर का भी बहुत अच्छा है, 994 है। यानी 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं, काफ़ी है यहाँ पर, ठीक है मामला। तो कितना अधिक है, कितना हो जाएगा, बिल्कुल 90। सी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। सहकारिता क्षेत्र में देश की पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा किसके अधीन शुरू की गई। राजस्थान राज्य सहकारी जयपुर, सहकारी प्रबंध संस्थान जयपुर, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक जोधपुर, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर। बिल्कुल राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के द्वारा शुरू की गई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है। रेड, सुनारी, जोधपुरा या नगर। ये जोधपुरा कहाँ पर है, जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। सुनारी ये तो आपको पता ही है। अगला देख, तो टोंक जिले की निवाई तहसील में कौन सा पुरातात्विक स्थल है। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निवाई तहसील, कौन सी तहसील, निवाई। निवाई तहसील में पुरातात्विक स्थल ढील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, ढील नदी, यह भी पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है सवाई माधोपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा या टोंक। यह प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया। अरे नवाबों की नगरी की टोंक है गुरुजी। बिल्कुल टोंक, कौन कौन बता रहे हैं देखें, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है डी, नवाब रहते हैं यहाँ पर। राजस्थान में जनसंख्या की 10 वर्षीय यानी 10 वर्षीय वृद्धि दर किस दशक में सर्वाधिक रही। 10 वर्षीय जो वृद्धि दर है वो किस दशक में सर्वाधिक रही। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 से लेकर 81 के दशक में राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही थी। कितनी रही थी, 32.97%। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। उत्तर भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। बिल्कुल कथक की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, शास्त्रीय नृत्य है राजस्थान से, बिल्कुल राजस्थान से, सी राइट हो जाएगा। कथक के जयपुर, लखनऊ और बनारस के घराने काफ़ी प्रसिद्ध है। अपना जयपुर का, राजस्थान में तो जयपुर घराना है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लखनऊ है, बनारस है, ये घराने काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिड डे मील योजना में केंद्र व राज्य सरकार का अंशदान कितना है।
बिल्कुल, केंद्र सरकार का 75% है और राज्य सरकार का 25% है, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजरंग पशु मेला कब व कहाँ आयोजित होता है? नवरात्रा, देशनोक, बीकानेर, उज्जैन, उज्जैन, भरतपुर, भाद्रपद महा आसीन, भीलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। बजरंग पशु मेला पूछा गया लाडलू। बिल्कुल, आश्विन माह में भरतपुर के अंदर, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता ने किया? जवाहरलाल नेहरू, कस्तूरबा, जे.बी. कृपलानी, माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सात सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? सात सहेलियां, शांतिनाथ जैन मंदिर, नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर, पद्मनाभ जैन मंदिर, नागेश्वरी माता का मंदिर। सात सहेलियों का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? बिल्कुल, पद्मनाभ जैन मंदिर। कहाँ पर है रे ये मंदिर कहाँ पर है? कौन बताएगा नीचे कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने नहीं की? रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत शास्त्र। महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ है वो आप याद रख लेना, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो किसकी रचना नहीं की? बिल्कुल, संगीत शास्त्र की, डी आपका राइट हो जाएगा। संगीत शास्त्र की रचना किसने की? पंडित विष्णु नारायण ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको मेला दे रखा है, दूसरी तरफ आपको स्थान दे रखा है। पहला है बीजासन माता का मेला बूंदी में, लोहागढ़ मेला झुंझुनू, चंद्र प्रभु मेला भरतपुर, सपू महादेव का मेला धौलपुर। राइट आंसर क्या होगा? अरे, बीजासन माता का मेला बूंदी में पड़ता है, लोहागढ़ मेला झुंझुनू में, महादेव का मेला से धौलपुर, लेकिन चंद्र प्रभु का मेला भरतपुर में नहीं पड़ता। सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि गलत दे रखा है। चंद्र प्रभु मेला आपका तिजारा अलवर में लगता है। कहाँ पर लगता है? अलवर में, तिजारा अलवर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न निकाल, बिल्कुल आपके सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है। पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? क्या प्रश्न है। अब देखते हैं कौन एक नंबर आगे होता है, कौन एक नंबर पीछे होता है। उनके चचेरे भाई नागार्जुन के साथ, महोबा के चंदेलू के साथ, कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के खिलाफ या मोहम्मद गौरी के खिलाफ। पृथ्वीराज जब शासक बने थे चौहान तृतीय, तो उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? मजा आ गया गुरुजी, बिल्कुल मजा आ गया इस प्रश्न में, सोपड़ा साफ कर देंगे, चिंता मत करो। उनके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे, सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका चचेरा भाई था, अरे उसी का सुपड़ा साफ किया सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि नृत्य नाटक सूरदास, बोरा बोरी, डोकरी, संकरिया किस पेशेवर नृत्य से संबंधित है? तेरा ताली, भवाई, कच्ची घोड़ी या नेजा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, बी भवाई। बी जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? पूर्व राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अरे, राज्यपाल ने शपथ कौन दिलावे रहे? बिल्कुल, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य औरई एवं ब्राह्मणी नदियों के उद्गम स्थल पर है? भैंसरोडगढ़, मुकुंदरा हिल, सीता माता या बस्सी। तो कौन सा है? बस्सी अभयारण्य, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, वर्ष 2012 और 13 में देश में सर्वाधिक मसाला क्षेत्र किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो सर्वाधिक जो मसाला क्षेत्र है वो आपके है बिल्कुल राजस्थान में ही है, एक आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम विद्वान किसे कहा जाता है? ये लो, क्या प्रश्न है। राजस्थान का प्रथम विद्वान भाई रायमल को, पंडित टोडरमल को, बांकीदारी,
कवि बिहारी मल को। अब आंसर बताओ देखें। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, टोडरमल को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके दरबार में रहते थे टोडरमल जी? अगला प्रश्न है कि गिंगोली का युद्ध किन रियासतों के मध्य हुआ? जयपुर मेवाड़, जोधपुर मेवाड़, जयपुर जोधपुर, जयपुर और मराठाओं के बीच में। गिंगोली का युद्ध हुआ था जयपुर और जोधपुर के बीच में। बी सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? गजनेर, बागड़सर, मोहनगढ़ या कोलाइट? इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट है आपका मोहनगढ़। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। रोजी रोटी एवं उत्पादकता कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा था? पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं। रोजी रोटी और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला है कि सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग द्वारा तुजुक ए तैमूरी में उल्लेखित वाक्य राजस्थान के किस किले से संबंधित है? किस किले को यहाँ पर तैमूर लंग ने सबसे मजबूत और सुरक्षित किला बताया था? भटनेर का किला कहाँ पर है? अरे भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, रणथंभौर का सवाई माधोपुर में, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में और मेहरानगढ़ का जोधपुर में। तो किस दुर्ग को बताया इसने? भटनेरगढ़। बिल्कुल भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 45% हमने राजस्थान जीके के कवर कर लिए हैं। 45 में से आपका स्कोर कितना रहा? गुरुजी कितना स्कोर होना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से लेवल देखूं तो कम से कम आपका 40 के लगभग तो होना ही चाहिए। 35 प्लस तो आपके राइट होना ही चाहिए। कितना स्कोर हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगला पार्ट आज आपके लिए आ चुका है महिला और बाल अपराध, जिसके 10% आएंगे पुलिस में। 10% हम लेकर आ चुके हैं। डेली क्लास होती है बिल्कुल। इससे पहले 6 मॉडल पेपर हो चुके हैं, वो देख लेना आप। अलग से हमने प्ले लिस्ट बना रखी है चैनल पर। तो अपना पहला प्रश्न है कि पोक्सो कानून की मुख्य अवधारणाओं में शामिल है संयुक्त परिवार के बच्चे, बालक, जेंडर निरपेक्षता या उपयोग सभी। तो पोक्सो कानून की मुख्य अवधारणा में बिल्कुल सभी शामिल है। डी जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। अब हमारी महिला बाल अपराध की ई बुक भी ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाल मजदूरी के कारण है बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी या उपयोग सभी। तो बाल मजदूरी का यानी छोटे बच्चे मजदूरी क्यों करते हैं? तो ये सभी इसका रीज़न है। एक तो बेरोजगारी है, दूसरी अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं है, और गरीबी तो इसका पूरा रीज़न ही है। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष हुआ? 2010 में, 12 में, 15 में या 18 में? गुरुजी खोया पाया पोर्टल है क्या? हमें तो यही नहीं पता। अरे जरा कहीं पता है, ये नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से मिलकर 2 जून 2015 को, कब रहे? 2 जून 2015 में खोया पाया पोर्टल आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है कि लापता, भागे हुए, तस्करी किए गए बच्चों की सूचना देने व जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। अरे जो बच्चे लापता हो जाते हैं उनका पता लगाने के लिए 2 जून 2015। सी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया आज सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि सार्क देशों द्वारा 1990 का दशक घोषित किया गया। महिला दशक, जागरूकता दशक, विश्व सुरक्षा दशक या बालिका दशक? तो 1990 का दशक बालिका दशक घोषित किया गया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिला बाल अपराध का कोई प्रश्न गलत हो गया ना तो ये देख लेना, अरे ये लट देख लेना, कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी ढंग से मैं तैयारी करवा चुका हूँ पूरे चैनल पर। महिला बाल अपराध का पूरा सिलेबस डाल रखा है, अब तो कोई गलत होना ही चाहिए और कहीं आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ये टॉपिक। पोक्सो अधिनियम में कौन शामिल है? बालक को बाल कल्याण पुलिस के पास रखा जाता है पोक्सो अधिनियम में। बालक को जेल में नहीं रखा जाता। मामूली अपराधों में अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है या उपयोग सभी? तो बिल्कुल उपयोग सभी है। बालक को बाल कल्याण पुलिस के पास रखा जाता है। बालक को कभी जेल में नहीं रखा जाता। बालक को गिरफ्तार करने पुलिस सादी वर्दी में जाती है, बालक के साथ अच्छा व्यवहार करती है। बिल्कुल 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है मामूली अपराधों में। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्त्री और पुरुष दोनों को शोषण के विरुद्ध समान अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 17, 18, 20, 21 या 23, 24?
संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में स्त्री और पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध यहाँ पर समान अधिकार प्राप्त है। जो विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला देखते हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता किसी का कोई प्रश्न गलत हुआ है। अब बताओ देखें, लिंग परीक्षण से संबंधित है मी टू अभियान, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, पूर्व निदान तकनीक 1994 में, या इनमें से कोई नहीं। ये भी गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, जिसने पहले पढ़ रखी है मेरी क्लास में उसका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बिल्कुल पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा दशक अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक है? 1961 से 70 का दशक, 71 से 80 का, 76 से 85 का, या 86 से 95 का? तो कौन सा है, कौन सा दशक अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक है? बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1976 से 85 का दशक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है लाडलू। महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? महिला आयोग दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के मामले, यौन शोषण, या महिलाओं के साथ भेदभाव। कूट आपको नीचे दे रखे हैं 4, उनको आपको सुमेलित करना है। क्या क्या राइट है यहाँ पर बताओ देखें। हाँ बताओ देखें। बिल्कुल देखो, एक तो दहेज उत्पीड़न हो गया, घरेलू हिंसा के मामले हो गए, यौन शोषण हो गया। बिल्कुल ये सभी राइट है, तो राइट हो जाएगा आपका डी 1, 2 और 3। सभी प्रश्न राइट हुए हैं, एक भी गलत नहीं हुआ। ये लो, ये प्रश्न राइट कर दो, महिला बाल अपराध के 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। बिल्कुल सत्य कथन कौन सा है? पहला दे रखा है आपको, यौन उत्पीड़न अधिनियम ऐसी संस्थाओं पर लागू होता है जहां 10 से कम व्यक्ति काम करते हैं। दूसरा है, यह अधिनियम उन संस्थाओं पर लागू होता है जहां 20 से अधिक काम करते हैं। तीसरा है कि 50 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहां पर लागू होता है। चौथा है, यह उन संस्थानों पर लागू होता है जहां 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यह भी राइट है, 10 में से 10 नंबर आ गए, मजा आ गया। बिल्कुल किसके आज महिला बाल अपराध में 10 में से 10 नंबर आए हैं? डी आपका राइट आंसर है। अरे ये उन संस्थानों पर 2013 वाला लागू होता है जहां पर 10 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं, वहां पर ये लागू होता है। डी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तैयारी है भाई, गजब, मान गए। एक बार तालियां हो जाए। बिल्कुल एक मोटिवेशनल शायरी सुना दो गुरुजी। क्या सुनाए रे मोटिवेशनल शायरी? चलो सुना देता हूं। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करने पर मजबूर हो जाए। नेक्स्ट अगला प्रश्न और अगला नया टॉपिक इंडिया जीके प्लस साइंस, और उसके बाद हम लेंगे कंप्यूटर। तो बने रहिए, क्लास को पूरा देखिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। पहला प्रश्न आ चुका है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। कुकी, खोंड, उराव, या नाईकद्दा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा पर रोक लगाई थी तो किस जनजाति ने इसका विद्रोह किया? बिल्कुल विद्रोह कर दिया था, किस जनजाति ने? खोंड। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसा प्रश्न देखते ही बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलत करके आते हैं। खोंड जनजाति द्रविड़ीय प्रजाति की है। ये लोग काफी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा काफी प्रचलित थी, यानी ये मानव की, मनुष्य की बलि देते थे। इसे मारिया कहते थे। क्या कहते थे? मारिया। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हाँ, और बाद में अंग्रेजों ने इस कुप्रथा को, देखो अपने हिंदुस्तान में क्या है, बहुत सारी कुप्रथाएं थी पहले के ज़माने में। जैसे कि मनुष्य की भी बलि देते थे, इंसान की बलि देते थे। इतने यहाँ पर मैं बता सकता हूँ ऐसे लोग थे जिन बिल्कुल अशिक्षित लोग थे। और पशु वगैरह की तो बलि आज भी लोग देते हैं, बहुत जगह देते हैं। पशु की बलि देना, बहुत सारी कुप्रथाएं हैं। अभी भी हमारे जो मोसर वगैरह है, ये अभी भी कुप्रथाएं चल रही है, खत्म नहीं हुई है, बाल विवाह वगैरह। तो इन कुप्रथाओं का जो सत्यानाश किया ना, वो अंग्रेजों ने किया था। एक तरफ से मैं देखूँ तो अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो अंग्रेजों ने बहुत सारा सुधार भी किया है। अरे अंग्रेजों ने अत्याचार किया लेकिन सुधार बहुत ज़्यादा किया हमारे समाज में। राजा महाराजाओं की जो तानाशाही थी उसको ख़त्म कर दिया।
अंग्रेज नहीं होते तो अभी भी अपने यहाँ राजा महाराजा ही राज करते हैं, यदि अंग्रेज नहीं आते तो अंग्रेजों ने जो कुप्रथा है इनका बहुत अच्छा यहाँ पर और शिक्षा वगैरह को बढ़ावा दिया, बहुत अच्छा काम भी किया था, ऐसा नहीं है कि सारा बुरा ही बुरा किया। तो ये चीज़ उनकी अंग्रेजों की मुझे बहुत अच्छी लगी, कुप्रथाओं को समाप्त किया। जैसे सती प्रथाएं वगैरह थी उन पर रोक लगाया। जैसे कोई कोई महिला का मान लो कोई पति है, वो यहाँ पर मान लो कि किसी उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर से महिला भी उस पति के साथ में चिता में जल जाती थी। या फिर कोई यदि मान लो विधवा हो जाती तो उसका पुनः विवाह नहीं करते थे, वापस विवाह नहीं कर सकते। अभी भी ये प्रथा कई जातियों में अभी भी चल रही है, कोई विधवा हो जाती है तो उसका विवाह नहीं करते हैं। तो इन पर कुप्रथाओं पर रोक लगाई अंग्रेजों ने, बहुत अच्छा काम किया रियल में। अगला है कि किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920, 24, 28 या 1930? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सचिंदर सान्याल द्वारा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना की गई। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताओ। सरोजिनी नायडू, पंडित रमाबाई, अरुणा आसफ अली या एनी बेसेंट? राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो गलत होने नहीं चाहिए। देखते हैं आंसर आना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 33वें अधिवेशन 1917 में हुआ और इसमें कलकत्ता में श्री एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी? एनी बेसेंट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री या इनमें से कोई नहीं? किसने की सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की? 1873 में। और किस लिए की गई? इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जो जातियां हैं उनके कल्याण करने और पाखंडी और स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना से नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एच.एस. ओलकोट। एच.एस. अलकोट ने मैडम प्लाट वस्ती के सहयोग से 1822 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना नहीं की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? अली बंधु, अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफार खान? तो राइट आंसर क्या होगा लाडलू? बिल्कुल महात्मा गांधी। सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1924, 26, 27 या 29 में? राइट आंसर बताएं। देखें, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस का गठन 5 सितंबर 1927 को हुआ था। 5 सितंबर 1927 को। इसके संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जावा भगत, एम.एन. राय? बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं कम समय में ही क्लास को कवर करना चाहूँगा, 120% कवर करवाऊंगा इस क्लास में। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संतालू ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। तो वो क्षेत्र है आपका भागलपुर और राजमहल। भी आपका राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं राइट बता रहे हैं। निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या भू ऊष्मीय ऊर्जा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैकल्पिक ऊर्जा। बिल्कुल सौर ऊर्जा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सौर ऊर्जा ही है, क्योंकि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा के उत्पादन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावनाएं हैं। यहाँ प्रति वर्ष 5000 ट्रिलियन
किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा उत्पादित होती है। सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने, सौर कुकर बनाने, फसल पकाने इत्यादि की यहाँ पर तकनीक भी यहाँ पर इंडिया में विकसित की गई है। अगला प्रश्न है कि हास्य गैस कौन सी है। साइंस का प्रश्न है, लाडलू। हास्य यानी हंसाने वाली गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड। मान लो कि आप किसी रूम में बैठे हो, उस रूम में मैं लाकर यदि इस गैस को छोड़ दूं तो आप हंसने लग जाओगे। अरे हंसने लग जाओगे, रोको रुको। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र क्या होता है इसका, N2O। ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला प्रश्न है कि सर्वव्यापी रक्तदाता का ग्रुप कौन सा है। ए बी ओ बी। साइंस के प्रश्न है, इंडिया जीके के साइंस साथ में राजस्थान पुलिस में साइंस के प्रश्न भी आते हैं। देखो 4 यहाँ पर रक्त समूह होते हैं, मैं इसका सुपड़ा साफ कर देता हूँ। कौन कौन से, ए बी और ओ। बिल्कुल 4 रक्त समूह है। सैद्धांतिक रूप से ओ समूह का रक्त किसी भी मनुष्य को दिया जा सकता है। यहां पर देखो, इस प्रश्न से मैं आपके 2 3 4 प्रश्न यहां पर कवर कर दूंगा जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस में कौन सा प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति, किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति किसी को भी अपना खून दे सकता है, तो वो आपका ओ है। याद कैसे रखोगे कि खून कौन देगा रे, कि रक्त कौन देगा, कि रक्त तो ओ देगा। कौन देगा, ये देगा, मैं नहीं दूंगा, ओ देगा। बिल्कुल ओ आपका किसी को भी दे सकता है। और ए बी, ये ए बी जो समूह है, कौन सा, ए बी, ये ए बी समूह वाला मनुष्य किसी भी मनुष्य का रक्त ले सकता है। ये ए और बी दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिल चुके हैं और ये किसी का भी रक्त ले सकते हैं। और रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, इसको सर्वदाता कहते हैं। कई एग्जाम में पूछा जाएगा सर्वदाता किसे कहते हैं, बिल्कुल ओ को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओ। इसमें रक्तदाता पूछा गया प्रश्न में। और इसके अलावा सर्वग्राही, यदि आपको दाता ओ है तो सर्वग्राही किसे कहेंगे, तो किसी से भी ग्रहण कर सकता है, ये ए बी है। क्या है, ए बी। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों। जिस रात में बहुत तेज हवा चलती है वहां पर ओस नहीं आती, क्योंकि इसका रीजन क्या है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, या आकाश साफ नहीं होता है। तो इसका कारण यही है कि आकाश का साफ नहीं होना। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पुष्प, पत्ती, तना या जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो पुष्प होता है। नया पैदा होगा तो वो किसकी वजह से होगा, पुष्प, क्योंकि इसमें ही बीज होते हैं और बीज से नया पौधा बनता है। पुष्प से फल बनते हैं तथा बीज बनता है, और बीज से नया पौधा यहाँ पर जन्म लेता है। तो सबसे जीवन चक्र का पूछा गया तो इसे जीवन चक्र है वो पौधों का चलता रहता है। यदि बीज नहीं होंगे, पुष्प नहीं होगा तो इनका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा, आगे इनकी पीढ़ी बढ़ेगी नहीं। अगला अच्छा प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है इंडिया जीके का पुनः, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का प्रयोग हुआ, लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो इसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं सौरभ, पौधा और जड़ी बूटियों से संबंधित, सोम और इस पेपर देवता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना वो सोम देवता को समर्पित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसको है, सोम देवता को। सोम क्या है, सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था जो हिमालय के मूंजवत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर ही होता था, इसका प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, 1/3, 4, 1/6 या 1/8। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/6। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, बहुत ही गजब का, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह में किया, आजीविकों ने, थारू ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। तो इन गुफाओं का प्रयोग किसने किया आश्रय के रूप में। देखो बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। सम्राट जो अशोक था इसने इन गुफाओं का निर्माण करवाया 3री शताब्दी ईसा पूर्व। और कहां पर करवाया गया, अरे ये गुफा है कहां पर, बराबर की गुफाएं। गुरुजी इसका सुपड़ा साफ कर दो।
अभी साफ करता हूँ। पहली बार बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे हैं ये प्रश्न कहाँ से आया है। अरे बराबर की गुफाएं, इनका निर्माण है सम्राट अशोक ने करवाया था। अरे अशोक को कोई नहीं जानता, रहे सभी जानते हैं। कहाँ पर करवाया? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में। कहाँ पर? बिहार, जिसकी राजधानी पटना। बिहार के गया जिले में स्थित बराबर चट्टानों को कटवाकर इसका निर्माण करवाया। बराबर पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से ज्ञात होता है कि इनकी 2 गुफाएं अशोक द्वारा अपने शासनकाल के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष आजीवकों को दी गई। ठीक है। और चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के मोखार शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रम गृह के रूप में किया था। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? आजीवकों। ए आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो विद्यार्थी जिसने इंडिया हिस्ट्री पढ़ रखी है वो समझ गया इस प्रश्न का मैं क्या कहना चाहता था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म की बात करें यहां पर, तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो है स्वामी महावीर। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? स्वामी महावीर है, ध्यान रखना। स्वामी महावीर के द्वारा मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया था और यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट काल, सातवाहन युग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलू? करेक्ट आंसर बताएं, देखें किन किन का राइट आता है, बताओ रे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की। ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 या 25? तो लगभग 10 करोड़ वर्ष लगते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन है वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। सी राइट हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2, CaCl, CaCl3, CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है, इसमें देखो ठीक से टाइप नहीं हुआ है, CaCl2। ये आपका इसका रासायनिक सूत्र होता है। यहां पर देखो ये इसने स्क्वायर वगैरह लगा दी है, ऊपर लगा दिया। इसका लिखने का सही तरीका क्या है? C बड़ा, A छोटा, Cl और 2। ये आप इस प्रकार से लिखने का ये राइट सही तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 25% वन होना जरूरी है, 50%, 40 या 33? तो कितना वन होना जरूरी है? तो बिल्कुल आपका 33% वन का होना जरूरी है। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव का कोई भी प्रत्याशी अपने जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। लोकसभा चुनाव यदि कोई लड़ता है तो उसे कितने वोट नहीं आने पर उसकी जमानत नहीं होती है? वैध मतों का 1/3, 1/4, 1/5 या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी जो बता रहे हैं सभी का राइट है। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए निर्वाचन में वैध मतों का 1/10 भाग प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो कितना राइट आंसर क्या होगा? 1/10 वोट आने जरूरी है, अन्यथा प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति या संसद के प्रति? तो आपका मंत्रिपरिषद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके? लोकसभा के। सी आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या राष्ट्रपति को? विधानसभा का यदि कोई अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो त्यागपत्र किसको देगा? संविधान का एक अनुच्छेद है 179,
179। इसके अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, यानी अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को देगा। सी राइट है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अरे राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, गुरुजी कौन सा अनुच्छेद कहता है? 83। क्यों नहीं कर सकता रे? क्योंकि राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन होता है। क्या होता है? जिसने राजनीति पढ़ रखी है उसको पता है, स्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं तथा इनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा सही क्रम है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद में इसमें कुछ यहाँ पर नए नियम डाले गए और अब इसका सही क्रम होता है वो होता है बिल्कुल क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी का राइट है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का ये रहे, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो राइट आंसर क्या होगा रे? करेक्ट आंसर बताएं देगा लाडलू। बिल्कुल उत्तराखंड में। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया नरेगा में। पहले साल में 100 दिन ही रोजगार मिलता था नरेगा में। आप में से कौन कौन नरेगा जाता है से बताना, या कौन कौन आज तक गया है कमेंट बॉक्स में बताओ देगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। डी आपका राइट है। अरे नौकरी नहीं लगोगे तो फिर नरेगा जाना पड़ेगा, इसलिए तैयारी कर लो, फायदे में रहोगे। जो ये पुस्तक दे रखी है आपको, बाय मनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेष नगर कर दिया गया। यह रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? उदयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या डूंगरपुर में? तो ये आपका रेलवे स्टेशन आपका बीकानेर में है। कटेरा है, बीकानेर में है गुरुदेव। अगला प्रश्न देखा है। अगला प्रश्न है कि राज्य में वर्ल्ड हेल्थ डे पर खेलोदय मिशन के अंतर्गत पहली महिला स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत कहां पर की गई? जैसलमेर, गंगानगर, उदयपुर या बाड़मेर में? राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स एकेडमी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। सी आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए? बिल्कुल प्रद्युमन सिंह। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लो, इंडिया जीके के 35 प्रश्न का स्वाहा पूरा हो चुके हैं, सुपड़ा साफ हो चुका है। और अब आपका अगला और अंतिम टॉपिक आ चुका है आज की क्लास का, कंप्यूटर। बहुत ही जल्दी करवा दूंगा मैं 30 प्रश्न। अब 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे और क्लास में बने रहें। एक बार लाइक और शेयर कर दें। संख्या बल बढ़ चुका है अभी तक, लेकिन आपकी ताकत, लाइक की ताकत नहीं बढ़ी है। लाइक की ताकत भी बढ़ा दो रे सरों। और कंप्यूटर की कल मैंने एक मैराथन क्लास ली थी 5 घंटे की, जिसमें 1500 प्रश्न कवर करवाए मात्र 5 घंटे में, सुपड़ा साफ कर दिया। वो क्लास नहीं देखी है विद्यार्थी जरूर देखें। उस क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अपने चैनल पर भी मिल जाएगी। सुपड़ा साफ क्लास कंप्यूटर की 5 घंटे की। पहला प्रश्न है कि कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बताते बताते मैं खुद हार्डवेयर बन चुका हूँ। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सेल? अरे हार्डवेयर जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी हार्डवेयर है। और यदि बात करें माउस की, तो माउस एक इनपुट डिवाइस भी है। और इसके अलावा प्रिंटर भी आपका क्या है? प्रिंट करता है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट है, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप सिलिकॉन की बनी हुई होती है। और इसका प्रयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ये प्रश्न ग्राम सेवक में पूछा गया अभी। तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में?
तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी में इसका प्रयोग हुआ। पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ कंप्यूटर की? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। अरे सोपड़ा साफ कर देंगे, चिंता मत करो। दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर का हुआ था। किसका हुआ? ट्रांजिस्टर का। और तीसरी पीढ़ी में किसका हुआ? आईसी चिप का हुआ था। चौथी पीढ़ी में किसका हुआ? चौथी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की भी, चौथी पीढ़ी में किसका हुआ? बताओ देगा, VLSI का। और पांचवी पीढ़ी में ULSI का। ये चीज़ें ध्यान रखना। और जो अपना एक माइक्रो प्रोसेसर है, अरे माइक्रो प्रोसेसर, इसका विकास किस पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी में हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइट पेन क्या है? माइक्रो टिप पेन इनपुट डिवाइस है, अंधेरे में लिखने के लिए पेन है, या भार रहित पेन है? लाइट पेन का ये गुरुजी इनपुट डिवाइस है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और काम तो लिखने के आता है लेकिन अंधेरे में नहीं, आप दिन में भी लिख सकते हैं, और एक इनपुट डिवाइस है, बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? प्लोटर, मैग्नेटिक टेप, HDD या मैग्नेटिक डिस्क? तो ये प्लोटर नहीं है आपका, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट कर सकता है? GUI, एडिटर, कर्नेल या शेल? बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है? अल्फाबेट, सूडो कोड, स्मृति साइक या प्रतीक? तो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति साइक, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा गेटवे पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच में एक मध्यवर्ती समाधान है? स्टेटफुल फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग, सर्किट लेवल, स्टेटलेस फायरवॉल? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर्किट लेवल, सी आपका करेक्ट आंसर है। फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच में मध्यवर्ती का समाधान है ये सर्किट लेवल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है? तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? चित्र बनाने के लिए, बाइनरी फाइल बनाने के लिए, चित्र खींचने के लिए, या केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए? नोटपैड का प्रयोग किस लिए होता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डी राइट आंसर है। एग्जाम के लेवल का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ल्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितना होता है? जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? बिल्कुल 100%, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, OSI का पूरा नाम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरक्लोज, ओपन सिस्टम इंटरचेंज, या इनमें से कोई नहीं? OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये लो गुरुजी कनेक्शन कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की नवीनतम पीढ़ी के निर्देश चलते हैं, कहां पर चलते हैं? केवल पैरेलल, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुजी तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब कर लिया यूट्यूब चैनल को, तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब कर लें। सेकेंडरी मेमोरी केवल डेटा को सुरक्षित रख सकती है किंतु वह नहीं कर सकती अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, फेच ऑपरेशन, या इनमें से कोई नहीं? डाटा को सुरक्षित रख सकती है लेकिन नहीं कर सकती फेच ऑपरेशन, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को फ्लोचार्ट बना देता है, प्रोग्राम को उसके सब रूटीन के रेफरेंस के साथ लिंक करता है, कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग लाने लायक बनाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करने के लायक बनाता है, सी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें, जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तब ये आउटपुट कहलाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तो ये हमें हार्ड कॉपी मिलती है, क्या मिलती है? हार्ड कॉपी। और जो इसका मॉनिटर है वो हमें सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल देता है। नेक्स्ट, बैकअप क्या है? जानकारी के बैकअप को रिस्टोर करना, सिस्टम इंफॉर्मेशन की कॉपी, सिस्टम फेलियर की दशा में सिस्टम को दोबारा चालू करने की योग्यता, या इनमें से कोई नहीं? तो बैकअप होता है सिस्टम इंफॉर्मेशन की कॉपी करना, बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेट स्केप
मैसेंजर को प्रारंभ करने के लिए क्या करोगे? नेट स्केप मैसेंजर को प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक, हाईलाइट प्रोग्राम, नेट स्केप बिल्कुल कम्युनिकेटर चुने, नेट स्केप मैसेंजर चुने, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे आप लंबी लाइन देख रहे इसी तुक्का मारते हो। इंसर्ट मेन्यू में पेज ब्रेक द्वारा एक्सेल में पेज कहाँ से ब्रेक होगा? सिलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से, सिलेक्ट किए हुए रो के नीचे से, सिलेक्ट किए हुए रो के बीच में से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सिलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से, ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले प्राइमरी मेमोरी बड़ी होती है, सस्ती होती है, तेज होती है या मंद होती है? तो प्राइमरी मेमोरी आपकी तेज होती है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ड प्रोसेसर क्या है? बहुत लंबी लाइन है, मैं सीधा ही बता देता हूँ ताकि समय की बचत हो। एक प्रोग्राम जो प्रिंट से पहले टेक्स्ट को बनाने, देखने, एडिट करने और उसमें बदलाव की सुविधा प्रदान करता है, वर्ड प्रोसेसर, बी आपका राइट है। अगला प्रश्न, डिस्क का वह कंटेंट जो कि उसमें बनाते समय ही रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे प्रयोगकर्ता द्वारा नहीं बदला जा सकता, कहलाता है राइट ओनली, मेमोरी ओनली, रीड ओनली या रन ओनली? तो राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली, सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सॉफ्टवेयर निर्देश द्वारा यूजर की ज़रूरतों के समाधान की प्रक्रिया कहलाती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रो कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन? सॉफ्टवेयर निर्देश द्वारा यूजर की ज़रूरतों की समाधान की प्रक्रिया कहलाती है बिल्कुल एप्लीकेशन। क्या होती है? एप्लीकेशन, डी राइट आंसर है। जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके लिए किसी ना किसी एप्लीकेशन की मुझे आवश्यकता होगी। एक्सेल में डाटा की बड़ी रेंज को एक टूल से सिलेक्ट करने जोड़ा जा सकता है, उस टूल को हम कहते हैं ऑटो फिल, ऑटो करेक्ट, ऑटो सम या इनमें से कोई नहीं? तो इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं रे? बिल्कुल ऑटो सम, सी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि डायनामिक रैम स्टैटिक रैम के मुकाबले किस तरह से नुकसानदायक है? पावर ज़्यादा खर्च करता है, गति परिवर्तित होती है, बिट ज़्यादा प्रयोग में होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इस बिट है वो ज़्यादा प्रयोग में होते हैं, सी आपका राइट होगा। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है परिदृश्य, क्षैतिज, रूप चित्र या इनमें से कोई नहीं? तो ये रूप चित्र, सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्लाइंट प्रोग्राम में www के माध्यम से, www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों का प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ISP, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल वेब ब्राउज़र किया जाता है, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेप ड्राइव द्वारा डाटा को प्रयोग किया जाता है, टाइमली, रैंडम, सीक्वेंशियल? तो राइट आंसर हो जाएगा सीक्वेंशियल, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेप ड्राइव द्वारा डाटा को सीक्वेंशियल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अरे अब तो क्लास पूरी होने वाली है, 28वां प्रश्न आ गया, 2 प्रश्न और बचे हैं। यदि आप पहली और दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करके नई स्लाइड बटन पर क्लिक करोगे तो क्या होगा? तो तीसरी स्लाइड आपकी जुड़ जाएगी। क्या होगा? तीसरी स्लाइड जुड़ जाएगी, सी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश सुरक्षित रहते हैं रैम में, CD रोम में, स्ट्रोम में या सभी जगह? कंप्यूटर को चलाने के लिए जो आपके निर्देश सुरक्षित रहते हैं वो रहते हैं लाडलू रोम में। रोम, रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी स्थायी मेमोरी है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार की डायरेक्टरीज का प्रयोग किया जाता है? सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ट्री लेवल डायरेक्टरी या एसाइक्लिक? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्री लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे ऐसे प्रश्न कहीं देखते हो क्या आप? अरे ऐसे जो प्रश्न मैंने अभी लेकर आया हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार की डायरेक्टरीज का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपने कभी कहीं पढ़ा है क्या? पहले मुझे बताओ किस किसने पढ़ा है ये प्रश्न, कि गुरुजी ऐसा प्रश्न मैंने पढ़ रखा है, इस किताब में हमें मिला, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, केवल एग्जाम में मिलते हैं आपको देखने को, फिर आप बोलते हो किताबों में से प्रश्न नहीं आते, कहाँ से पढ़े?
ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार की डायरेक्टरीज का प्रयोग किया जाता है? ट्री लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। सी राइट है बिल्कुल। तो ओम नमः स्वाहा 30% का स्वाहा कर दिया, कंप्यूटर का सोपड़ा साफ वैसे हम कर चुके हैं। राइट आंसर बिल्कुल। इसकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहती है, ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 120% हमने कवर किए, किसके किए रे? राजस्थान पुलिस का। बिल्कुल पूरा हमने मॉडल पेपर कवर कर लिया है। हम 50 अब इसमें 150% आएंगे कांस्टेबल में, लेकिन 30% हमने छोड़ दिए जो कंप्यूटर के हैं, क्योंकि ऐसी क्लास में वो कवर हो नहीं पाते हैं। उसके लिए डिजिटल बोर्ड वगैरह वो पूरी सुविधा हो तो बेस्ट रहता है, तो उनको हमने छोड़ रखा है। वैसे ही कंप्यूटर जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग के 30% हमने छोड़े हैं। वो रीजनिंग बिल्कुल बेसिक आती है वैसे कांस्टेबल में। कितने % राइट हुए हैं कमेंट करके बताएं, देखें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।